हम 12th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन आज पढ़ेंगे। इसका पहला भाग है संबंध एवं दूसरा भाग है फलन। आपने अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है वो क्लासिकल मैथमेटिक्स में आता है। ये भाग मैथमेटिक्स का संबंध एवं फलन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में आता है। अब तक ये कॉलेज लेवल पर हुआ करता था, आजकल ये स्कूल सिलेबस में भी शामिल हो गया है। इस चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। कक्षा 11वीं में आपने संबंध एवं फलन छोटे रूप में पढ़ा है। आपने देखा होगा जब एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ रिश्ता होता है तो बहुत सारे संबंध विकसित होते हैं। यहां हम गणितीय संबंधों की बात करेंगे, जैसे x इज ग्रेटर देन y। एक संबंध है x और y में। x बताया जा रहा है कि ग्रेटर है किससे, y से। इसी प्रकार से x इज लेस देन y। यहां बताया जा रहा है कि x अवयव y से छोटा है। जैसे x इक्वल टू y, यहां बताया जा रहा है कि x बराबर है y पे। यहां बड़ा है, यहां छोटा है, यहां बराबर है, इस संबंध को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से दो समुच्चय a और b की बात करें, a इज सबसेट ऑफ b। यहां समुच्चय a और b के बारे में बताया जा रहा है कि a b का उपसमुच्चय है। तो हम संबंध शुरू किया है। हमने संबंध आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। संबंध को पढ़ने के लिए हम पहले क्रमिक युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। आपको समझाएंगे कि क्रमिक युग्म क्या है। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जब दो अवयव एक निश्चित क्रम में युग्म बनाते हैं तो उनसे क्रमिक युग्म बनता है। जैसे हम विचार करें दो अवयवों x और y पर, तो दो क्रमिक युग्म संभव है। पहला है xy और दूसरा क्रमिक युग्म संभव है yx। यहां पहली अवस्था में, पहले क्रमिक युग्म में पहला अवयव या पहला घटक x है और दूसरा घटक y है। दूसरे क्रमिक युग्म में आप देख रहे हैं कि पहला अवयव y है और दूसरा अवयव x है। ये दोनों क्रमिक युग्म मतलब ये दो क्रमिक युग्म अलग अलग है। इनको आपको एक ही नहीं समझना, मैंने पहले ही कहा है, एक निश्चित क्रम में। तो इस प्रकार ये दोनों क्रमिक युग्म दो अलग अलग क्रमिक युग्मों पे ये दोनों युग्म प्रदर्शित करते हैं। क्रमिक युग्म आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है, उनकी समानता के बारे में पढ़ा है। मैं उस चीज को अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं संबंध को पढ़ने के लिए a क्रॉस b अर्थात समुच्चय a का b के साथ कार्तीय गुणनफल पढ़ना आवश्यक है। मैं उसको पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल? दो समुच्चय हम लेते हैं a और b पर विचार करते हैं। ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है। मान लिया जाए कि समुच्चय a विभिन्न रंगों का समुच्चय है और इसके अवयव ये हैं, हरा, पीला, नीला। ये तीन एलिमेंट हमने लिया समुच्चय ए के। मान लिया जाए कि समुच्चय बी विभिन्न प्रकार के कपड़ों का समुच्चय है और इसके अवयव ये हैं, शर्ट, पैंट,
सारी तीन ही अवयवों पर विचार कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इनसे कौन कौन से युग्म बनते हैं, इन युग्मों पर विचार करते हैं। कौन कौन से युग्म बन रहे हैं देखिए। हरा शर्ट पहला युग्म बन रहा है, दूसरा हरा पैंट, तीसरा हरी साड़ी या हरा साड़ी, हरे रंग का। तो ये कौन कौन से युग्म बन रहे हैं इसके विचार करते हैं। पहला क्या बोले, हरा शर्ट, पहला युग्म। दूसरा युग्म हरा पैंट, तीसरा युग्म बनेगा हरा साड़ी। फिर वैसे पीले को लेकर कौन कौन से युग्म बनेंगे, पीला शर्ट, पीला पैंट। प्रमिति युग्म के रूप में लेना है। प्रमिति युग्म लेने का मतलब ये पहला अवयव होगा, पहला घटक, और ये दूसरा घटक, पीला पैंट। ऐसी अगला अवयव होगा पीला साड़ी, यानी पीले रंग की साड़ी पहले, मतलब ऐसी नीला शर्ट, नीला पैंट, और नीला साड़ी। ये दो समुच्चयों पर विचार किया हमने। इसके तीन अवयव लिया, हरा पीला नीला, दूसरे के शर्ट पैंट और साड़ी। इनसे लेकर के कौन कौन से युग्म बने आपने देखा, हरा शर्ट, हरा पैंट, हरा साड़ी, ये सब लिखा हुआ है। इन क्रमिक युग्मों का जो समुच्चय है वो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहा जाएगा, और इसको व्यक्त किया जाता है ए क्रॉस बी से। ये सारे अवयव किसके होंगे, ए क्रॉस बी के, ए और बी का कार्तीय गुणनफल। ये भी आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ 12th में संबंध पढ़ाने के लिए इसे समझना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको समझाया। ये ए क्रॉस बी के कुल अवयवों की संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं इसमें। तो ए के अवयवों की संख्या 3 है, बी के अवयवों की संख्या 3 है, इनका गुणनफल 3 × 3 9 ए क्रॉस बी के अवयवों की कुल संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, यानी A और B के अवयवों की संख्या बराबर A के अवयवों की संख्या इंटू B के अवयवों की संख्या। इसी प्रकार ये मैं A क्रॉस B निकाला, B क्रॉस A भी निकाला जा सकता है। बी क्रॉस ए पर विचार करेंगे। तो इसमें बी क्रॉस ए निकालते समय अब बी के अवयव को पहले और ए के अवयव को बाद में लिया जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, पहला अवयव शर्ट हरा, दूसरा अवयव होगा शर्ट पीला। इसी प्रकार से आप इन क्रमिक युग्मों को लेंगे और पूरे 9 क्रमिक युग्म बनेंगे। अंतिम अवयव इसका होगा साड़ी नीला। इनका जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस ए कहा जाएगा। इसी टाइप से यदि ए क्रॉस ए निकालना हो तो वो भी बताता हूं आपको। ए क्रॉस ए का मतलब है सुविधा के लिए इसको ए के एलिमेंट है हरा पीला नीला, इधर भी आप ए लिख सकते हैं, हरा पीला नीला, क्योंकि आपको ए क्रॉस ए निकालना है। इसलिए सुविधा के दृष्टिकोण से अलग अलग बनाए, इतने समुच्चय ए ही है, उसके ए के जो अवयव होंगे यहाँ पर भी ए के वही अवयव होंगे। इसका पहला एलिमेंट होगा हरा हरा, दूसरा हरा पीला, तीसरा हरा नीला। इस प्रकार से बन जाएंगे। ऐसे इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3 एलिमेंट, ये भी 9 एलिमेंट बनेंगे ए क्रॉस ए, क्योंकि ए के समुच्चयों की संख्या अवयवों की संख्या 3 है, तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे।
तो कार्तीय गुणनफल की परिभाषा कैसे दें हम? हाँ, एक चीज और समझा देते हैं। यदि ए और बी में से कोई एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, मान लो ये बी सेट है, ए के अवयव है हरा, पीला, नीला, और बी एक रिक्त समुच्चय है, खाली समुच्चय, इसका कोई अवयव नहीं, तो कोई भी युग्म नहीं बनेगा। इसलिए ए क्रॉस बी 5 होगा, मतलब ए क्रॉस बी एक रिक्त समुच्चय होगा ऐसी स्थिति में। तो इसकी परिभाषा हम ऐसी दे सकते हैं ए क्रॉस बी की कि ए और बी का समुच्चय ए और बी यदि अरिक्त समुच्चय हो तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसका पहला घटक ए का अवयव होगा और दूसरा घटक बी का अवयव होगा। इसकी सांकेतिक परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, ए क्रॉस बी उनके रूप में इसको एक्स वाई व्यापक रूप से लिख सकते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। इसकी सांकेतिक परिभाषा है। इस पे विचार करते हैं कि अभी हमने देखा कि ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट थे। यदि ए में 5 एलिमेंट हो, बी में 6 एलिमेंट हो, उसका मतलब ए क्रॉस बी के 5 × 6 30 एलिमेंट्स होंगे। तो ए क्रॉस बी में हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें 9 एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2n, मतलब 2n9। ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या, क्योंकि ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के समुच्चयों की संख्या होगी 2n9। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा। अब आते हैं हम संबंध पर, दो समुच्चयों में संबंध। संबंध, रिलेशन कहेंगे इसको। संबंध को समझने के लिए हम दो वाक्यों पर विचार करते हैं। मैं दो ही उदाहरण दूंगा यहां। पहला है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और दूसरा एक और से ले लेते हैं कि 10 2 से विभाज्य है। पहले वाक्य में देख रहे हैं आप कि दिल्ली और भारत ये अवयव है। दिल्ली और भारत के बीच की राजधानी क्या है? दिल्ली है। सॉरी, दिल्ली और भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यहां संबंध हुआ राजधानी है, एक संबंध हुआ किन अवयवों के बीच? दिल्ली और भारत के बीच। उसी प्रकार से यहां 10 और 2 के बीच संबंध कौन सा है? 10 2 से विभाज्य है, एक संबंध है। इसको तालिका बना करके स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये वाक्य हो गया, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य। फर्स्ट एलिमेंट पहला अवयव, दूसरा अवयव, और ये संबंध। यदि हम पहला अवयव को x से व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे अवयव को y से व्यक्त कर रहे हैं, संबंध को कैपिटल R से व्यक्त कर रहे हैं। पहला अवयव पहले वाक्य में कौन सा है? दिल्ली। दूसरा अवयव है भारत। दिल्ली भारत की और राजधानी है, ये क्या हो गया? संबंध हो गया। दूसरे वाक्य की बात करें, 10 2 से विभाज्य है। 10 2 से विभाज्य। इस तालिका द्वारा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, 10 2 से विभाज्य है। पहला अवयव यहां दिल्ली है, दूसरा अवयव भारत है, और संबंध इनमें राजधानी है। दूसरे वाक्य में 10 पहला अवयव है, 2 दूसरा अवयव है, इनके बीच संबंध है विभाज्यता का। ठीक है। तो यहां x r y का मतलब क्या है? x r y का अर्थ है कि x y से
संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है। X Y से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी शो किया जा सकता है। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको, संबंध और अच्छे से समझ में आएगा आपके। हम दो समुच्चयों पर विचार करते हैं। मान लिया जाए ए के अवयव है 1, 3, 5 और बी के अवयव है 1, 6, 9, 15 और इनमें संबंध है, समुच्चय ए से बी में संबंध है कि एक का अवयव ए के अवयव का वर्ग बी में, ए के एलिमेंट क्या है 1, 3, 5, बी के एलिमेंट है 1, 6, 9, 15 और इनके बीच संबंध है ए के अवयव का वर्ग बी में। तो अब समुच्चय इस संबंध के लिए हम आर माने तो आर के एलिमेंट क्या होंगे आपको बताना है। ए के एलिमेंट ये दे देते हैं, बी के एलिमेंट ए बी 1, 3, 5, 1, 6, 9, 15 संबंध है इनके बीच ए के अवयव का वर्ग बी में। तो देखते हैं, चलिए एक का वर्ग ए के अवयव का वर्ग बी में होना चाहिए। तो एक का वर्ग एक, तो एक की इमेज ये एक होगा, एक का वर्ग एक। संबंध है ए के अवयव का वर्ग बी में, एक का वर्ग एक, इस समुच्चय बी में होंगे। 1 की इमेज हो गई 1। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 है यहाँ पर। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 यहां नहीं है ना, है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 का की इमेज यहां 1 है, 1 से जुड़ा हुआ है, 3 9 से जुड़ा हुआ है। इस संबंध से संबंध ए के अवयव का वर्ग बी में है, इस संबंध से। तो संबंध आर एक समुच्चय होगा और इसके अवयव होंगे 1 की इमेज 1 है 1, 1 और 3 की इमेज 9 है 3। इसको और अच्छे से समझा जा सकता था ए क्रॉस बी बना करके। तो पहले ए क्रॉस बी लिखो, पहले फिर से इस पर आएंगे हम लोग। ए क्रॉस बी के कितने अवयव होंगे 3 × 4 12 एलिमेंट होंगे। उनको मैं लिख देता हूं, अच्छे से सब समझ में आएगा। इससे 1, 1, 1, 6, 1, 9, 1, 15, 3, 1, 3, 6, 3, 9, 3, 15, फिर 5, 1, 5, 6, 5, 9, 5, 15, 3 × 4 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये ए क्रॉस बी के अवयव होंगे। अब इस संबंध का आइए फिर से ए के अवयव का वर्ग बी में है। समुच्चय बी, ए के एलिमेंट है 1, 3, 5, बी के एलिमेंट 1, 6, 9, 15। 1 का स्क्वायर 1, 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो वो आर का एलिमेंट नहीं होगा। इनके बीच संबंध को यदि हम आर से व्यक्त करें तो आर के एलिमेंट क्या होंगे 1 की इमेज 1 है तो 1, 1, 3 की इमेज 9 है तो 3। ये होंगे संबंध आर के अवयव। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि ये 1, 1 और 3, 9 ए क्रॉस बी में है क्या? बिल्कुल होंगे। ये 1, 1 है और ये 3, 9 ये। तो आर के जो दो अवयव है, दोनों अवयव कहां पर है ए क्रॉस बी में, इसलिए हम कहेंगे कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, यानी संबंध आर ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। इसकी भी बात करने यहां पर
कि ऐसे ए और बी के बीच कितने संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं। कितने अवयव है ए क्रॉस बी में? 12। तो इसके जब भी बताया था मैंने आपको कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2⁻12। इसलिए संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2⁻12। यानी ए और बी के बीच संबंध जो है, संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार ए से बी में संबंधों की कुल संख्या होगी 2⁻12। इन्हीं में से एक 2⁻ में से ये एक संबंध है। ठीक है, अब हम इसकी सांकेतिक परिभाषा देना जरूरी नहीं है, तो हम समझाएंगे समुच्चयों के निरूपण में। यहां पर अब बात करते हैं संबंध आर का डोमेन क्या है। डोमेन यानी कि प्रांत। तो समुच्चय ए के वे अवयव जिनकी इमेज, इसको इमेज कहते हैं 1 की। 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसका उसको कहेंगे कि 1 की इमेज 1 है। 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 की इमेज 9 है। तो समुच्चय ए के वे अवयव जिनकी इमेज समुच्चय बी में हो, उसको कहते हैं संबंध आर का डोमेन। तो ये संबंध आर का डोमेन के अवयव होंगे 1 और 3। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, संबंध में ये जरूरी नहीं है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों की इमेज समुच्चय बी में हो। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सभी अवयवों की इमेज समुच्चय बी में, जैसे यहां देख रहे हैं हम, 5 की इमेज कितनी होना चाहिए था? 25 बी का एलिमेंट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि किसी एक अवयव की 2 इमेज समुच्चय बी में हो, ये भी संभव है संबंध। तो 2 चीज याद रखिए, सभी ए के सभी एलिमेंट की इमेज बी में हो ये आवश्यक नहीं है। दूसरा, समुच्चय ए के किसी अवयव की एक से ज्यादा इमेज भी समुच्चय बी में हो सकती है। संबंध आर का डोमेन मैंने बताया, समुच्चय ए के वे अवयव जिनकी इमेज समुच्चय बी में है, संबंध आर का डोमेन कहलाएंगे। दूसरा, संबंध आर का कोडोमेन क्या है? इसको कहते हैं सहप्रांत। समुच्चय आर का डोमेन कोडोमेन होगा समुच्चय बी के सभी अवयव, जो ए के अवयव की इमेज है वो भी और जो नहीं है वो भी, सारे अवयव लेना है आपको समुच्चय बी के। तो कौन कौन से समुच्चय बी के सारे अवयव? 1, 6, 9, 15 ये एलिमेंट होंगे किसके? कोडोमेन। इसके बाद आता है रेंज। संबंध आर का रेंज क्या होगा? रेंज यानी कि परिसर। तो संबंध आर का रेंज समुच्चय बी के वे अवयव होंगे जो समुच्चय ए के अवयवों की इमेज है। कौन कौन से अवयव देखिए आप, कौन कौन से बी के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो समुच्चय ए के अवयवों की इमेज है? कौन कौन है? 1 और 9। तो 1 और 9 संबंध आर के रेंज की के एलिमेंट होंगे। तो हम देख रहे हैं कि रेंज के जो एलिमेंट है 1 और 9 वो कहां है? कोडोमेन में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। किसी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है। यहां अभी जो हमने एग्जांपल दिए थे उसमें समुच्चय आर के अवयव कौन कौन से आए थे? एक था 1, 1 और दूसरा था 3, 9। किसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 1 की इमेज 1 है, इसका मतलब एलिमेंट 1 संबंध आर द्वारा 1 से जुड़ा हुआ है। ये 1 इस 1 से जुड़ा हुआ है, किससे? संबंध आर के द्वारा। इसी प्रकार से 3 भी जुड़ा हुआ है 9 के द्वारा, संबंध आर द्वारा। इसको लिखेंगे 3R9। अब आपने देखा 5 और 15 जुड़े हुए हैं। क्या 5 की इमेज 15 है? नहीं है। हालांकि 5, 15 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, लेकिन 5, 15
संबंध आर द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 5 इज नॉट रिलेटेड टू 50। यदि नहीं है रिलेटेड इसको ऐसे शो करेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1R1 को कि 1 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1 बिलोंग्स टू आर। इसको लिखा जा सकता है 3 बिलोंग्स टू आर, और यहां पर इसको लिखा जा सकता है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हो गया। तो हमने अभी देखा समुच्चय ए से बी में संबंध। इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? दो, यहां पर भी वही मैं कहूंगा, यदि कोई एक अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए तभी फाइनाइट सेट प्राप्त होगा। यदि इनमें से कोई रिक्त समुच्चय हो ए और बी में से, तो ए से बी में संबंधों की संख्या भी रिक्त समुच्चय ही मिलेगी। इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि यदि दो ए और बी तो अरिक्त समुच्चय हो, तो ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यहां हमने समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध की व्याख्या की। समुच्चय ए से ए में संबंध की बात करें तो इसको कहते हैं कि समुच्चय ए में अकेला समुच्चय ए में संबंध आर किसी संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको हम सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसे ले सकते हैं, ए के एलिमेंट 1 2 3, इस ए के भी एलिमेंट 1 2 3, ये दोनों एक ही सेट है, सुविधा के दृष्टिकोण से लिया गया है। यहाँ पे कोई संबंध और ए क्रॉस ए कितना होगा अभी बताया था हमने, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस प्रकार से हमने मान लिया जाए। यहाँ 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की 2 भी है, तो यहाँ संबंध आ होगा 1 1 2 2, इसके अलावा 1। ये समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध की बात किया मैंने। संबंध का निरूपण, तो संबंध का वर्णन करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप में संबंध को उसी प्रकार से समुच्चय में पढ़ा है आपने, जिस प्रकार से आर के अवयवों को कॉमा लगा करके व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 की इमेज 2 है तो 1 2 आर का एलिमेंट हुआ। इसी प्रकार से 1 की इमेज 5 भी है, 1 5, 2 की इमेज 3 है, 2 3, ऐसे हर प्रमित युग्म के बीच एक कॉमा लगा रहेगा। ये हो गया कौन सा रूप? सारणीबद्ध। वैसे आप विद्यार्थियों को सारणीबद्ध रूप ज्यादा क्लियर करता है कि कौन से एलिमेंट ए के कौन से एलिमेंट की बी में कौन सी इमेज है। दूसरा है सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप में संबंध आर को संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे आर क्रमिक युग्म किस रूप में रहते हैं? एक्स वाई रूप में। व्यापक रूप से इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या संबंध है इनमें कि मान लिया जाए कि ए के सारे एलिमेंट एक्स हैं, बी के सारे एलिमेंट वाई हैं, तो y का एलिमेंट मतलब समुच्चय बी का अवयव समुच्चय ए के अवयव का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का 4, इस प्रकार से जो बनेगी। इसको हम संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण। तीसरा है एरोफॉर्म, मतलब तीर आलेख द्वारा। तीर आलेख द्वारा भी इसको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसमें 1 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 6 है, इस टाइप से किसी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 की इमेज 9 होगी यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तीर आलेख हो गया। इन 3 विधियों द्वारा
संबंध को का वर्णन किया जाता है। एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। समुच्चय ए के अवयव मान लो 1 2 3 और समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x इज लेस देन y, यहाँ x इज लेस देन y, ये संबंध है। इस समुच्चय ए में संबंध R किस प्रकार परिभाषित है? x इज लेस देन y। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि समुच्चय ए से ए में संबंध R इस संबंध द्वारा व्यक्त होता है। तो सुविधा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से कर लेना चाहिए। ए के एलिमेंट 1 2 3, ए के एलिमेंट 1 2 3, x इज लेस देन y, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, यानी ए का अवयव इस एक इन अवयवों से छोटा होना चाहिए। देखते हैं एक छोटा है क्या एक से? नहीं, एक छोटा है 2 से, हाँ 1 की इमेज 2 हो गई। एक छोटा है 3 से, हाँ 1 की इमेज 3 हो गई। ये 2 1 से छोटा नहीं है, तो ये 2 की इमेज 1 नहीं होगी। 2 2 से भी छोटा नहीं, 2 3 से छोटा है, तो ये इमेज होगी। 3 1 से छोटा नहीं, 3 2 से छोटा नहीं, बस इतने ही। तो R के एलिमेंट क्या क्या हो गए? 1 2 1 3 2 3, ये। अब हम संबंधों के प्रकार की बात करेंगे। पहला है रिक्त संबंध। यहां दिया गया संबंध मान लो R है, और ये दिया हुआ है R के बारे में कि समुच्चय ए के अवयव का वर्ग, या कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, क्यूब। ए के अवयव का क्यूब बी में, 1 का क्यूब 1 है क्या यहाँ? बी में नहीं है। 2 का क्यूब 8 भी नहीं है। 3 का क्यूब 27 भी नहीं है। इस संबंध को रिक्त संबंध कहेंगे। R = 5 संबंध क्या प्राप्त हुआ? एक रिक्त समुच्चय प्राप्त हुआ, इसको रिक्त संबंध कहते हैं। इसी प्रकार से होता है सार्वत्रिक संबंध। दूसरा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में हमने आपको बताया कि R सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। किंतु यदि R समुच्चय R A क्रॉस B के इक्वल हो जाए तो ऐसे संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। वैसे दोनों संबंधों के बारे में जो बताया, ये संबंध में तुच्छ संबंध कहलाते हैं। आगे आता है द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध किसी समुच्चय में युग्मों के आधार पर व्यक्त होने वाले संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। बाइनरी रिलेशन कहलाता है ये। किसी समुच्चय के में युग्मों के आधार पर प्राप्त संबंध को द्विआधारी संबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सममित संबंध,
इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा संबंध है, आपको 12th क्लास में इन्हीं संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 12th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संबंध से यदि कोई क्वेश्चन आना हुआ तो इन्हीं संबंधों के आधार पर पूछे जाते हैं। तीसरा है संक्रामक संबंध। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं देखिए करके आपको स्वतुल्य संबंध क्या है बताऊंगा, सम्मित संबंध क्या है बताऊंगा, और संक्रामक संबंध क्या है ये बताऊंगा। तो पहले संबंध पर विचार करते हैं हम, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि ये देखें, एक कोई समुच्चय है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यदि किसी समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे वो समुच्चय ए की बात करते हैं, ए के अवयव ले लिए हमने 1 2 3 5 4 5, और यहां संबंध R है बराबर। संबंध क्या दिया हुआ है? बराबर। तो ये देखेंगे कि ए के प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर है क्या? बिल्कुल है। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है। यदि किसी समुच्चय में ऐसा रिलेशन दिखाई दे तो उसको कहते हैं कि संबंध R जो है वो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। इसको व्यापक रूप से हम ऐसे शो कर सकते हैं, x x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। यहां पर हमने देखा 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, 4 4 बिलोंग्स टू R, 5 5 बिलोंग्स टू R। सुविधा के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने समझने के लिए। समुच्चय ये दिया हुआ है, इसके एलिमेंट मैंने दिया था 1 2 3 4 5। आप ऐसा 2 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। संबंध क्या है? बराबर है। 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है। तो हम देखते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए संबंध R को क्या कहा जाएगा? स्वतुल्य संबंध कहा जाएगा। दूसरा संबंध है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। स्वतुल्य संबंध का उदाहरण, किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में समांतर है, एक स्वतुल्य संबंध है। क्यों? समतल में बहुत सी रेखाएं हैं, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा संबंध है सम्मित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। किसी समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि प्रत्येक x y के लिए यदि x y बिलोंग्स टू R, तब y x भी R का एलिमेंट होना चाहिए। इसको उदाहरण के आधार पर समझाते हैं कि किसी
समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय में संबंध लंब है, किस प्रकार का होगा? तो हम देखते हैं कि समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में यदि एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत हो तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के लंबवत होगी। जैसे मान लो L1 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L3, इसको हम कह सकते हैं कि L3 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो समतल में स्थित सरल रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब है, एक सममित संबंध है। इसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, यदि 1 की इमेज 3 हो तो 3 की भी इमेज 1 होना चाहिए। इसको कहते हैं सममित संबंध। प्रश्नों को हल करेंगे तब बताएंगे हम कब वो सममित होगा, कब सममित नहीं होगा, सममित है तो क्यों होगा, सममित नहीं है तो क्यों नहीं होगा, ये सब जानकारी हम देंगे आपको। तीसरी द्विआधारी तीसरा संबंध है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका ये मतलब है कि यदि 1-3 संबंध R का एलिमेंट है, मतलब 1 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 5 है, तो 1-5 भी R का एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 की इमेज भी कितनी होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 की इमेज है 3 की इमेज क्या है 5, 3 की इमेज 5, तो 1 की भी इमेज क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसको कहते हैं संक्रामक संबंध। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार परिभाषित हो कि प्रत्येक XYZ के लिए, व्यापक रूप से ऐसे लिख सकते हैं XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R, तब XZ भी R का एलिमेंट होना चाहिए। ये परिभाषा स्पष्ट कब होगी, जब किसी प्रश्न को हम हल करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक कोई समुच्चय है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और R के एलिमेंट, यहाँ R सीधे सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है। R संबंध वाला जो समुच्चय है दिया हुआ 1 1, इसके एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2। ये संबंध आप यहाँ सारणीबद्ध रूप में दिया, इसका मतलब है 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 1 की 2 है। देख लेते हैं ये A ऐसे बनाते हैं, इसको A का एलिमेंट 1 2 3, A का एलिमेंट 1 2 3, 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 1 की 2 है। इसके बारे में हम तीनों टेस्ट करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप देखिए कि R का A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए स्वतुल्य संबंध में ये बताया गया था कि 1 की इमेज 1 होना चाहिए, 2 की 2 होना चाहिए और 3 की 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 1 है एलिमेंट, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, मतलब ये संबंध रिफ्लेक्सिव है। मतलब क्या है, स्वतुल्य है। दूसरा संबंध क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब सममित संबंध। सममित में ये बताया गया है कि 1 2 यदि R की इमेज है तो 2 1 भी R की इमेज होना चाहिए। देखते हैं आप 1 2 R की इमेज है, लेकिन 2 1 R की इमेज है क्या, नहीं। R का एलिमेंट है क्या, नहीं है। देखिए 1 की इमेज 2 है तो 2 1 भी, मतलब 2 की इमेज भी 1 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब
ये संबंध आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 आर का एलिमेंट है तो 2 1 भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा टेस्ट करते हैं कौन सा, ट्रांजिटिव वाला। इसका मतलब सममित संबंध नहीं है, यहाँ पे आर सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा है संक्रामक संबंध। यहां ध्यान देने की बात है कि एक के एलिमेंट 1 2 3 ही है ना, इन्हीं में से लेना है अपने को। यहां पर हम देख रहे हैं यदि ऐसा होता 1 2 आर का एलिमेंट है तो 2 3 भी आर का एलिमेंट होता, यदि तो 1 3 को भी आर का एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं। यहां पर 2 3 आर का एलिमेंट ही नहीं है, 1 3 भी आर का एलिमेंट नहीं। संक्रामक संबंध के लिए जरूरी है कि यदि 1 की इमेज, अलग से बता रहा हूं, 1 की x की इमेज y हो, y की z हो, तो x भी की इमेज भी क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। यहां ऐसी बात नहीं है। यहां 1 2 है तो 2 3 नहीं है, 2 3 आर का एलिमेंट नहीं, मतलब 2 की इमेज 3 नहीं है, तो 1 की 3 कोई नहीं सकती, ये भी नहीं है, इसलिए ये संबंध संक्रामक नहीं है। अब हम कुछ प्रश्नों को आपको हल करवाएंगे। पहले बता दूं कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध उसको कहते हैं जब कोई संबंध आर स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कोई संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है, तो आपको शो करना होगा कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अब हम द्वि आधारित संबंधों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे कि कोई दिया गया संबंध किसी समुच्चय में स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। इसी पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कोई बताइए कि दिया गया संबंध किसी समुच्चय पर स्वतुल्य है, सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है, या स्वतुल्य है भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, या कोई संबंध सिद्ध करिए कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि वो तीनों संबंधों में पास होता है। इसका मतलब वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो मैं आपकी बुक का पहली एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ऐसा 40 मीटर और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स वाई सच दैट 3x minus y equal to 0, 3x minus y equal to 0 का मतलब हुआ कि 3x equal to y, इसका मतलब y x का 3 टाइम्स है, तिगुना है, y x का तिगुना है। सुविधा के दृष्टिकोण से हम ऐसा बना लेते हैं ये समुच्चय एक समुच्चय, क्योंकि संबंध r a से a में है, इसलिए एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x belongs to a, y belongs to a। तो x के एलिमेंट y की, ये x a का एलिमेंट हो गया और ये y इस a के, दोनों समुच्चय क्या हो सेम ही रखना है, आपको अलग अलग लिख देना है। इससे आसानी होगी आपको संबंध r को सारणीबद्ध रूप में शो करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इसके अवयव का 3 टाइम्स यहां पर होना चाहिए। तो देखते हैं 1 का 3 टाइम्स 1 होगा, 2 का 3 टाइम्स 6 होगा, 2 into 3 6, 3 का 3 टाइम्स 9 होगा, 3 9, 4 का 12, 5 का 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं है, इसलिए ये R का एलिमेंट नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज क्या आई, 1, 2 की 6, 3 की 9, 4 की 12। तो हम R को सारणीबद्ध रूप में लिख लेते हैं।
इमेज 1, या 1 का 3 टाइम्स 1 है, 2 का 3 टाइम्स 6 है तो 2 6, 3 का 9 है 3 9, 4 का 12, 5 का 15 है ही नहीं तो 6 का तो होना ही नहीं है यहाँ पर। तो R के अवयव संबंध R के अवयव सारणीबद्ध रूप में लिखने पर ये प्राप्त हुई 1 1 2 6 3 9 4। अब हम देखेंगे कि ये संबंध R जो है, जो हमने सारणीबद्ध रूप में लिखा है, ये स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रमक है कि नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्यता पर विचार करते हैं। स्वतुल्यता के लिए मैंने बताया हूं कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि 1 की इमेज 1 होना चाहिए, 2 की 2 होना चाहिए, 3 की 3 होना चाहिए, 4 की 4 होना चाहिए, 5 की 5, 6 की 6। यहाँ कहीं ऐसा है 1 1 तो है बट क्या नहीं है, 2 2 नहीं है। 1 1 बिलोंग्स टू R, तो 2 2 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है क्या? नहीं है। 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R, 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हम इसको व्यापक रूप से ऐसे लिख सकते हैं, अतः x x does not belong to R for all x belongs to A। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है। संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब दूसरे संबंध पर विचार करते हैं, सममित संबंध पर। सममित संबंध की परिभाषा के समय मैंने आपको बताया था यदि 2 6 R का एलिमेंट है तो 6 2 भी R का एलिमेंट होना चाहिए। यदि 3 9 R का एलिमेंट है तो 9 3 भी R का एलिमेंट होना चाहिए। अर्थात न तो 2 6 R का एलिमेंट है तो 6 की भी 2 इमेज होना चाहिए थी, या 3 9 यानी कि 3 की इमेज 9 है हमारे पास तो 9 की भी इमेज 3 होना चाहिए थी, जो यहां नहीं है। इसलिए ये संबंध भी सममित संबंध नहीं है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। 2 6 किसी एक एग्जांपल देकर के हम इसको समझा सकते हैं। 2 6 बिलोंग्स टू R but 6 2 does not belong to R। अतः इसको हम लिख सकते हैं XY belongs to R लेकिन YX does not belong to R। For all XY belongs to A। इसलिए ये संबंध जो है, अतः संबंध R सममित भी नहीं है। तीसरे संबंध पर विचार करते हैं। संक्रमक संबंध, संक्रमकता। संक्रमक संबंध में हमने जो भी बताया था आपको, x की इमेज y हो, y की इमेज z हो, तो x भी z की इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये संबंध संक्रमक होगा। क्यों? जैसे देखिए यहाँ 2 6 बिलोंग्स टू R, यानी 2 की इमेज कितनी है 6, तो 6 की भी इमेज कुछ होना चाहिए थी जो यहां नहीं। तो हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं 2 6 बिलोंग्स टू R बट 6 8 जैसा कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। और इसी प्रकार से यदि ये होता तो 2 8 भी R का एलिमेंट होना चाहिए थी, तो 2 8 भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं, तो 2 8 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसको व्यापक रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि XY बिलोंग्स टू R, YZ does not belong to R
और एक्स जेड भी इसका एलिमेंट नहीं आता, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध आर जो है, यहाँ संबंध आर संक्रमक नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ संबंध आर जो है न तो प्रतुल्य है, न सममित है, न संक्रमक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस समुच्चय ए पर विचार करते हैं जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और संबंध आर समुच्चय ए में इस प्रकार परिभाषित है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। वही काम करेंगे हम। ए के एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, बी के एलिमेंट 1 2 3 4, बी नहीं ए ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू। देखिए अब संबंध है वाई भाज्य है एक्स से, ये एक्स हुआ ये वाई, ये इससे भाज्य होना चाहिए। वाई भाज्य है एक्स से, इसका मतलब 1 ये 1 इस 1 से भाज्य होना चाहिए, ये 2 इस 2 से होना, मतलब देखते हैं अभी तो ये क्या है, वाई भाज्य है एक्स से। वन किससे भाज्य है देखिएगा, यानी वाई को एक्स में विभाजित कर देना चाहिए। तो एक्स किसको किस चीज को विभाजित कर सकता है, इस 1 को कर सकता है, ये 1 2 को भी कर सकता है विभाजित, ये 1 3 को भी कर सकता है, 1 4 को भी कर सकता है विभाजित, 1 5 को भी कर सकता है, 1 6 को भी कर सकता है। ये 2 किस को विभाजित कर सकता है, इसके एलिमेंट हम अलग लिखकर रख लेते हैं पहले। R = 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 किस को विभाजित कर सकता है देखिए, 1 को निकालेगा तो 2 को कर सकता है, 2 4 को कर सकता है, ये 2 6 को भी कर सकता है। 3 किस को करेगा, 3 को करेगा, 3 6 को विभाजित कर सकता है। इसी प्रकार से 4 को ही करेगा, यहाँ 8 लेंगे 4 नहीं कर पाएगा उसको, 5 को करेगा और इसी प्रकार से 6 को करेगा। ये R के एलिमेंट हो गया सारणीबद्ध रूप में। इससे समझने में हमको सहायता मिलेगी कि वो स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रमक है कि नहीं। स्वतुल्यता के लिए हमने बताया कि ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखते हैं 1 1 यहाँ है क्या है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। इसका मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है। 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R। अतः हम लिख सकते हैं कि x x बिलोंग्स टू R और x बिलोंग्स टू A। अतः संबंध R जो है स्वतुल्य है। अब देखते हैं कि सममित है या नहीं। सममित का विचार करते हैं कि दिया गया संबंध सममित है या नहीं। सममितता के बारे में हमने बताया है, जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 4 R का एलिमेंट है तो 4 2 भी R का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा है क्या, देखिए 2 की इमेज 4 है तो 4 की भी इमेज 2 होना चाहिए। 2 4 है, 4 2 नहीं दिखाई दे रहा, इसी को एक्सप्लेन कर दो आप। यहाँ 2 4 बिलोंग करता है R को, बट 4 2 R को बिलोंग नहीं करता। अतः एक्स वाई बिलोंग्स टू R, वाई एक्स
डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ संबंध आर जो है वो सममित नहीं है। यानी ये संबंध जो है आर स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। तीसरे संबंध पर विचार करते हैं, संक्रमक संबंध। यहां देखते हैं अपन, हमने बताया आपको कि एक्स वाई, आर का एलिमेंट एक्स की इमेज वाई हो, वाई की जेड हो, तो एक्स भी जेड की इमेज होना चाहिए। मतलब एक्स वाई, एक्स की इमेज वाई हो, वाई की जेड हो, तो एक्स की इमेज भी जेड होना चाहिए। देखते हैं, ये 1 6 है, 6 पे नहीं जाते, 1 2, जैसे 1 की इमेज 2 है, 2 की 4 है, तो 1 की भी इमेज 4 होना चाहिए, जो है देखिए 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज 4 है, तो 1 की इमेज 4 होना चाहिए, जो है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं बाय एग्जांपल। यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, और सब 1 2 2 4 1 4 भी आर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये संबंध जो है संक्रमक है। हम इसको लिख सकते हैं कि अतः एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर संक्रमक है। इस प्रकार यहां संबंध में हमने देखा कि ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु सममित नहीं है। ये 12th क्लास का जो हमने पढ़ा द्विआधारी संबंध, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो द्विआधारी संबंध से होंगे। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कोई संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रमक है कि नहीं, इसी पे आधारित प्रश्न संबंध से आए तो आपको पूछे जाएंगे। आपको इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करना है। मैं और 2 प्रश्न आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, या आप लोग अपने घर पे इसका अभ्यास कर सकते हैं, अपने स्कूल में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपको, करने के लिए दे रहा हूँ, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न दे रहा हूं मैं। इस संबंध के बारे में बताना है आपको कि न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रमक है। एक और प्रश्न से लिख कीजिए कि पूर्णांकों की समुच्चय जेड में
को विभाजित करता है। द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध सिद्ध करना मतलब इसको तुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा, ये आपको सिद्ध करना है।